बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है इसको हम यूँ लिखते हैं रो से। ये इसका सिंबल है रेजिस्टिविटी का। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस ली जाए तो उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, ये 1 क्यूब है, ठीक है, और इस 1 क्यूबिक मटेरियल की हम रेजिस्टेंस देखेंगे। तो इस 1 मीटर क्यूबिक, ये क्यूब है ना, क्यूब किसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड, अगर ये कॉर्नर है, ओरिजिन है, तो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर और ये हाइट भी 1 मीटर, तीनों साइड एक जैसी इक्वल हों तो ये क्यूब कहलाता है। एक क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस आती है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, मेरे पास वायर है, ठीक है, इस वायर के यहाँ पे 2 एंड है और इसका जो फेस है, ये जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, हम जानते हैं इस सर्कुलर एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लेट कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। और इस वायर की जो लेंथ आ रही है, इस वायर की लेंथ लेट कर लें 1 मीटर है, ठीक है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर, और ये अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया कितना है 1 और लेंथ कितनी है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वॉल्यूम कितना आ गया 1 मीटर क्यूब आ गया। तो हम फिर कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब मटेरियल, ठीक है। अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर यूनिट मीटर क्यूब है तो फिर हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब रेजिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर क्यूब मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली। हमारी बुक में जो है ना वो यूनिट मीटर लिया गया है, तो ऐसा यूनिट मीटर होता है वॉल्यूम का, तो फिर ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब आ जाए इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात जानते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो ये है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एंड रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये जब रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने कहा था नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कैसे ये डायरेक्ट और इन्वर्स होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास वायर है, ठीक है, इसकी ये लेंथ है, ठीक है। एक और वायर कंसिडर करते हैं, ये इसकी लेंथ है, सेकेंड वायर की है, ठीक है। अब देखें दोनों की लेंथ में चेंजिंग है, तो इसमें दोनों की लेंथ में चेंज है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जिसकी लेंथ ग्रेटर है उसमें नंबर ऑफ एटम भी ग्रेटर होंगे, ठीक है। ऊपर वाली की लेंथ कम है तो एटम्स लेस होंगे, नीचे लेंथ ग्रेटर है तो एटम्स ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड पे तो कोलिजन कम होगी। अगर नीचे वाली वायर में देखें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड में तो कोलिजन ज़्यादा होगी। लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा एटम्स हैं तो कोलाइड करेगा, तो कोलिजन ऑपोजिशन ज़्यादा आएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ऊपर वाले केस में कोलिजन होगी, ऑपोजिशन कम आएगी क्योंकि एटम्स कम है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम। तो इधर हमने देखा अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो ऑपोजिशन बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब आ जाइए दूसरा देखते हैं, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर मैं यहाँ पे अगेन 2 कंडक्टर कंसिडर कर लूँ, लेट्स कर लें कि ये फर्स्ट कंडक्टर है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं एक और कंडक्टर कंसिडर करता हूँ, अब इसकी ये लेंथ और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा करते हैं हम इन दोनों की लेंथ इक्वली रखते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा इन दोनों अगर वायर को हम देखें तो दोनों वायर में ज़रा देखें क्रॉस सेक्शन एरिया जो ज़्यादा है वो नीचे वाली वायर का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर होते हैं, ठीक है, लेट करें ये एटम्स हैं जो इस वायर में मूव कर रहे हैं, तो ऊपर कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एरिया कम है।
लेकिन अगर ये लोअर में देखें यही 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके कोलिजन के चांसेस बहुत लेस हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो कोलिजन कम होगी, कोलिजन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो इधर देख लिया कि यहाँ पे एरिया क्या हो गया ग्रेटर, तो रेजिस्टेंस यानी कोलिजन कम होगी। इस केस में देखें एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो कोलिजन ग्रेटर होने के चांस हैं, कोलिजन ज़्यादा मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने देख लिया, ये हम जानते हैं ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही होता है। अब इसको इक्वेशन 1 कह दें, ऊपर वाली को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और नीचे वाली को नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 आ रही है इनको कंबाइन कर लें, तो इधर करते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को कंबाइन करने से यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम कहेंगे R इज इक्वल टू L R प्रोपोर्शन टू L ओवर A। ठीक है, इन दोनों को एक साइड R है और दूसरी साइड L ओवर A बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में देखें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर दें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं पहले तो ये लिख लेता हूँ R प्रोपोर्शन टू L ओवर A। अब यहाँ पे देखें कि मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करता हूँ तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम रो से लिखेंगे और साथ L ओवर A आ रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो है और रो वही है जो आपको मैंने बताया, ये रो रेजिस्टिविटी है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊँ तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा A दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और L डिवाइड हो जाएगा, तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा R A डिवाइडेड बाय L। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन रहा है इसमें हमने देखना इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, मेगा से लिखते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो हमारे पास यूनिट आ जाएगा वो है ओहम मीटर। ये इसका यूनिट आ गया रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब ये हमने यूनिट भी देख लिया। अब कुछ टर्म्स हम देखने लगे हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कि एक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस यूज़ होती है। कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का मतलब है कि करंट फ्लो कितना करता है। अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो ज़्यादा कर रहा है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, कंडक्टेंस को हम G से लिखते हैं और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने बात बताई कि अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और करंट तब भी ज़्यादा फ्लो करता है जब रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, कंडक्टेंस ज़्यादा करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, इट मीन्स रेजिस्टेंस स्मॉल होगी। तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे, इसका यूनिट लिखना है हमने। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट यूँ हम लिख देंगे, इसका यूनिट बनेगा ये 1 ओवर ओहम कहलाएगा। ठीक है, 1 ओवर ओहम को हम पढ़ेंगे पर ओहम। ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया 1 ओवर ओहम, यहाँ इसको लिखेंगे पर ओहम, ये इसका यूनिट हो गया। अब एक और टर्म देखने लगे हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है इसको देखते हैं। कंडक्टिविटी का सिंबल इसको सिग्मा से लिखते हैं और ये बेसिकली रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर कंडक्टिविटी ग्रेटर होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। और रेजिस्टिविटी मैंने अभी बताया क्या है, रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस है किसकी, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की। अगर 1 मीटर क्यूब मटेरियल है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए हम रखते हैं क्योंकि इधर हम कह रहे हैं इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इधर इसलिए इसका रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। तो इधर डेफिनेशन करेंगे तो कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी कंडक्टिविटी की। और अब टेबल हमारी बुक में दिया हुआ है, आप टेबल देखें तो टेबल में ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं कंडक्टिविटी की। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसमें करंट ग्रेटर फ्लो करेगा। और ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं जो टेबल में वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, अब ये हमने कंडक्टिविटी भी देख लिया। अब चलते हैं, हमने देखना डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या होती है। अब हम डिपेंडेंस देखने लगे हैं रेजिस्टिविटी की, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस होती है। टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दें तो रेजिस्टिविटी पे क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि बेसिकली ना रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया, रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की। तो इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को अगर हमने स्टडी करना है तो यूँ लेट कर लें कि ये वायर है। ठीक है, और इस वायर को हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। तो लेट कर लें यहाँ से मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एटम्स को क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे तमाम एटम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे एटम वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आ रहे हैं। लेट कर लें कि यहाँ पे ये मैं लेट कर लेता हूँ, ये तमाम इधर पहले ये ड्रा कर लेता हूँ, ये एरोहेड बता रहे हैं कि ये तमाम एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर ये ट्रैवल करता है यहाँ पे आ रहा है तो कोलिजन हो जाएगी। जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वाइब्रेशन है, वहाँ पे कोलिजन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आएगा फिर रेड वाइब्रेशन है। ठीक है, वह रेड कलर में मैंने वाइब्रेशन शो किया है। तो अब देखें जहाँ से भी आएगा कोलिजन होगी। पहले क्या था, पहले ये था कि जहाँ पे एटम्स हैं सिर्फ वहीं पे कोलिजन होगी। यहाँ पे देखें ये एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से एंटर होता है तो यहाँ पे होगी या इधर होगी या इधर, जहाँ पे एटम है सिर्फ वहीं कोलिजन होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि वाइब्रेशन बढ़ गई। अब जहाँ जहाँ तक वाइब्रेशन हो रही है वहाँ वहाँ तक कोलिजन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन सेंटर हुआ तो जहाँ जहाँ एरोहेड रेड है वहाँ वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो वहाँ पे कोलिजन ऑफ ग्रेटर होगी। तो इधर से हमने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, मैं इधर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गया। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमने देखा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने से कोलिजन इंक्रीज़ हो गई। तो इधर लिख लेते हैं हम, कोलिजन इंक्रीज़ हो गई। कोलिजन मीन ऑपोजिशन इंक्रीज़ हो गई, कोलिजन इंक्रीज़ हो गई या इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिशन इंक्रीज़ हो गई। तो हैंस यही कोलिजन जो इंक्रीज़ हुई या ऑपोजिशन इंक्रीज़ हुई, इसको हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। रेजिस्टिविटी हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो हमने देख लिया टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन कर लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। अल्फ़ा इसका सिंबल है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझने के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट कर लेता हूँ कि वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटियाँ और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर को टी से लिख लेते हैं और ये रो को रेजिस्टिविटी से लिख लिया। ये रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ना मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट कर लें कि ये यहाँ पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 200 और 400। यहाँ पे जो स्केलिंग की हुई है हमने ये 200 के डिफरेंस से की हुई है। फिर इधर आ जाए नेगेटिव एक्सिस में माइनस, यहाँ पे -200 यहाँ पे -200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चलते जाएंगे।
यहाँ पे -200 है, फिर इसी तरह -400 और ये इस तरह नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएगा। हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये रेजिस्टिविटी है, यहाँ ये इधर रेजिस्टेंस लेंगे। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो हम देखते हैं ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें बताता है कि लीनियरली इंक्रीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे अगर आप चले जाएं तो हाई टेम्परेचर पे आएंगे तो ग्राफ बेंड हो जाता है। एक्चुअली ग्राफ को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही रहता, ये क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे जहाँ पे एक स्पेसिफिक लो टेम्परेचर तक रहेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो ये जो यहाँ पे रेंज आ रही है ना, लीनियर ग्राफ आ रहा है, इस लीनियर ग्राफ में हम रेशो लेते हैं, यहाँ पे रेशो लेते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन, ये हम रेशो लेते हैं। इस रेशो को हम कहते हैं अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने इसको रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और टी टाइम है, टाइम का यूनिट केल्विन होता है, तो इसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की ये डेफिनेशन होगी और साथ ही ये हमने फार्मूला भी देख लिया। अब यहाँ पे डेल्टा आर आ रहा है, डेल्टा आर को हम लिखते हैं आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर, आर टी क्या है, टेम्परेचर कोई भी होगा, आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एज 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी है रेजिस्टेंस एज टी डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आर डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इक्वेशंस आ गई, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला बन गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको हम रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखना चाहते हैं, और हमें पता है, हम पीछे ये पढ़ कर आए हैं, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो है रो एल ओवर ए, ठीक है। अगर मैं इधर टी लिख लूँ तो आर टी आ जाएगा और इधर आ जाएगा रो टी आ जाएगा। अगर मैं इधर लिख दूँ आर नॉट यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरी तरफ आ जाएगा रो नॉट एल ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो आर टी है, ठीक है, और जो आर नॉट है, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, आर नॉट की जगह पे और आर टी की जगह पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पुट करें वैल्यू, तो ये आर टी की वैल्यू है रो टी एल ओवर ए, ठीक है, और माइनस आर नॉट की वैल्यू है रो नॉट एल ओवर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है आर नॉट, वैसे लिख लेंगे और टी वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप कॉमन ले लें, यहाँ पे जो वैल्यूज, इधर आर नॉट की भी वैल्यू पुट करें, इधर आर नॉट की वैल्यू पुट करेंगे रो नॉट एल ओवर ए। अब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, आप न्यूमिनेटर में एल ओवर ए कॉमन लें तो वो एल ओवर ए किससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर के एल ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला बाकी हमारे पास रह जाएगा वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा रो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इन टी, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। अब क्या फ़र्क है, पहले इधर रो नॉट, रो की जगह पे रेजिस्टेंस आ रहा था तो उसको कहा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब इधर रो आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो इसको हम कहेंगे कि चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, टी को कहेंगे पर केल्विन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है इसका कंसेप्ट क्या है। ये हमने डेफिनेशन तो देख ली कि ये बता रहा है कि इसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस आ रही है, ये हमें बता रहा है टेम्परेचर
और रेजिस्टेंस का या टेम्परेचर रेजिस्टिविटी का लीनियर ग्राफ बनता है, तो हम ये चीज़ ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बात देखनी है कि ये बता क्या रहा है। यहाँ पे मैंने ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई है और ये कॉपर की है। कॉपर की जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो है 0.0039 पर केल्विन, और जो इसका यूनिट होता है ना, एस का जो यूनिट आता है वो क्या आता है, पर केल्विन। यानी अगर आप इधर देखें तो रेजिस्टेंस का ओहम होता है, इधर भी रेजिस्टेंस का ओहम, ओहम से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी डिनोमिनेटर में केल्विन रह जाएगा, तो पर केल्विन इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब ज़रा देखें यहाँ पे ये इसका यूनिट वैल्यू लिख दी है, हमारी बुक में टेबल में दी हुई है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह दूँ कि 0 डिग्री पे अगर कॉपर की रेजिस्टेंस कितनी है, अगर मैं कहता हूँ कि 1 ओहम है, सपोज फर्ज कर लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओहम है, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो कॉपर की रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट आएगा वो 0.0039 आएगा। तो अब ये कितनी हो जाएगी, 1.0039 हो जाएगी। तो ये जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ये बताता है कि कितना इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर कॉपर की, जैसे मैंने कहा, ये वैल्यू है, तो अगर 0 डिग्री पे 1 ओहम थी तो 1 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, ये इतना इंक्रीमेंट आ जाएगा, 1 में इतना ऐड कर देंगे। तो ये हमने देख लिया इसका कंसेप्ट, ये बता रहा होता है कितने इंक्रीमेंट आता है टेम्परेचर के साथ। अब देखें ये इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, 2 डिग्री कर लेंगे तो इतना इंक्रीमेंट। अब 2 टर्म्स और देख लेते हैं। नंबर 1 इसमें टर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और दूसरी टर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो वही है जो अभी हमने पढ़ा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हो जाती है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाते हैं। मटेरियल पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखते हैं। हाँ, वो मटेरियल जिनके पास जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 4th ग्रुप के एलिमेंट को सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। और इनमें क्यों ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो आते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो कर जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इसका बेसिक आइडिया। इसकी बाकी डिटेल हमने 18 चैप्टर में पढ़नी है, वो वहीं पे बताऊंगा। इधर मैंने हिंट दे दिया ऐसा क्यों होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से जैसे कम होती है तो ऐसे सब्सटेंस को नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे बढ़ जाए तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, आप टेबल में देखें तो एंड पे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, सिलिकॉन की भी और जर्मेनियम की, मतलब इनकी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक हो गया, बाकी सब की पॉजिटिव है, उनके टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, दिस सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट इज, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑल ऑफ दिस। इसकी कौन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो टेबल में हमने देखा ये तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज, ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रैक्शनल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वॉल्यूम कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ऑल ऑफ दिस। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन अभी हम करके आ रहे हैं। उसके बाद दिस सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और हैव आगे ऑप्शन है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इन्फिनिट टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट। तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो तो इसको नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं। आगे है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय, तो ये फार्मूला है, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। ये हमने पढ़ा था, फार्मूला पूछा हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस का। आगे देखते हैं एमसीक्यूज। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेज इट्स, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, कंडक्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज, बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। कंडक्टेंस डिक्रीज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस
इंक्रीज होती है या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इधर ऑप्शन सिर्फ एक ही राइट है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आगे है इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज़ डबल देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगी। इस एमसीक्यू से पहले मैं एक और एमसीक्यू से पहले कर लूँ ताकि आपको और इजी कंसेप्ट हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमीटर, नन ऑफ दीज। तो रेजिस्टेंस इन तीनों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे भी, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी और डायमीटर पे भी। अब डायमीटर पे कैसे करती है ये इसको समझे यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर को हम यूँ देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा है R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो हमें पता है रेजिस्टेंस L और A दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर और R का फॉर्मूला होता है D/2, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो पुट कर दें यहाँ पे, तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई D स्क्वायर, ठीक है। ये D/2 और रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। अगर स्क्वायर को भी ओपन कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा पाई D स्क्वायर पावर 4। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो आ जाएगा R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर, ये आ जाएगा पाई D स्क्वायर ओवर 4। तो अब ज़रा देखें इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो कर ही रही थी, क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो डायमीटर आ रहा है, तो डायमीटर पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब एमसीक्यूज देखते हैं जो अभी मैंने कहा था कि ये करते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज में कहा था अगर डायमीटर को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप इस फार्मूले में डायमीटर की जगह पे लगा दें 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इधर बाहर 4 लिख लेंगे, ये इधर मैं पुट करता हूँ, ठीक है। ये यूँ करेंगे R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर पाई और D की जगह पे क्या लगा दिया 2, D डायमीटर को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो ये स्क्वायर वैसे रहेगा, D के साथ 2 लगाया तो स्क्वायर वैसे ही। अब स्क्वायर ओपन करें आप, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R इज़ इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ना, ये इधर लिख दिया 1/4 हो जाएगा। बाकी वैल्यू तो वैसी रहेगी रो एल ओवर पाई D स्क्वायर ओवर 4, ये वैसे ही आ गया। अब 4 को 4 से कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है। कैंसिल कर दिया ये तो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, हमने फार्मूला चेंज नहीं करना, ये 4 फार्मूले के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको ना प्राइम लिख लेते हैं, R प्राइम इज़ इक्वल टू 1/4। और ये सारा फार्मूला किसका है, अगर आप देखें ये सारा फार्मूला किसका है, ये सारा फार्मूला रेजिस्टेंस का आ रहा है। तो इसकी जगह हम फिर ये जो ब्रैकेट में आ रहा है इसकी जगह रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा। रेजिस्टेंस कितनी होगी 1/4 डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू से देखते हैं, इसमें है ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया है, दी रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट्स बिकम्स, ठीक है। तो अगर हम वायर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये मैं कहता हूँ ये वायर है और इस वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है, ठीक है, और लेंथ इसकी हमें दी हुई है वो कैपिटल L है। तो कह रहा है इसको डिवाइड कर दें 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। हमने इस क्या किया, वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क आएगा, रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टिविटी के जो डिपेंडेंस है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, इन 2 पे डिपेंड करती है सिर्फ। तो इधर देखें रेजिस्टिविटी आ रहा है A और L, ना ही एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगी। तो आप इसको डबल कर दें, जितना मर्जी कर दें, इसको हाफ कर दें, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। हालांकि फॉर्मूले में LA आ रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी A और L पे डिपेंड नहीं करेगी। तो हम कहेंगे लेंथ हाफ हो जाए डबल हो जाए, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम रहेगी। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर
पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, बोथ, ए एंड बी, रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर आएगा टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, बोथ ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटीज़, ये हमने देखा, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है पर ओहम पर मीटर, और सॉरी इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओहम मीटर होता है। आगे है द यूनिट ऑफ कंडक्टेंसेस, कंडक्टेंस का यूनिट होता है पर ओहम, और पर ओहम को साइमन भी कहते हैं और मोहो भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, कंडक्टेंस कहलाता है। ये हमने सारे पॉइंट्स देखे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये वही सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, इट्स टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, बोथ एंड सी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये हमने इस टॉपिक की एमसीक्यूज भी देख ली। तो ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।